Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of March 2023. 11 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैंने ये जर्नी जी है, मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन इनफ रहेगा। आप उसी के बेसिस पे कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें कंटेंट को जितना आप कर सकते हैं। ये हमें वो काफ़ी मोटिवेट करेगा। सबसे पहले सवाल प्रैक्टिस के लिए, जो कि जिसके जवाब आप देना चाहें अगर तो बिल्कुल दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बताएं कि कितने आपसे बने। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो आप बताएं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि सही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि according to the constitution, one of the qualifications for a person to be appointed governor is that he or she should not belong to a state where he or she is appointed. तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा सवाल यहाँ पे लिया है, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज बेस्ड अपॉन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। देखो पहला स्टेटमेंट, देखो इसमें कहा हुआ है गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, सबऑर्डिनेट नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड गवर्नर इज दैट ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट। ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि ये एक प्रेसिडेंट है, हालांकि ये एक कन्वेंशन है जो कि लिया गया है कि उस स्टेट का नहीं लिया जाता है जिस स्टेट का वो व्यक्ति होता है, इसलिए ये होता है। लेकिन अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज बेस्ड अपॉन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही स्टेटमेंट है। ये एक मतलब कह सकते हो कि ये जो अमेरिकन मॉडल है जिसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड was dropped, and the Canadian model where the governor of the province is appointed by the governor general center was accepted by the constituent assembly। तो ये सही है, कैनेडियन प्रेसिडेंट है ये जो कि लिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड सवाल है मोशन ऑफ थैंक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मोशन ऑफ थैंक्स के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एड्रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एड्रेस्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस, एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मोशन इज पुट टू वोट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है अपने आप में। ये मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर इज एक्चुअली द मोशन ऑफ थैंक्स, जिसमें प्रेसिडेंट आता है, एड्रेस करता है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इट इज नॉट एड्रेस्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस, रादर इट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके वो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज पुट इनटू वोट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यस, इट इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज आल्सो वोटेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। एंड दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस एज वेल, बिकॉज अगर ये पास नहीं होता है तो ये इट इज कंसिडर्ड एज द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली इन द लोकसभा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। तो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? दिस इज द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द D1, यानी कि 44th अमेंडमेंट। तो आई होप गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा 3 सवालों के साथ। आगे हम बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं। पहली न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल मिशन, ठीक है ना। अभी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चल रहा है 2023 का, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। उसी के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। एंड क्या है ये मिशन? तो इस मिशन के अंतर्गत जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर यानी कि PSO है, ये अडॉप्ट करेंगे 75 विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। लगभग 75 विलेजेस, 75 गांवों को अडॉप्ट करेंगे कौन? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, PSOs जो होते हैं। एंड कंडक्ट करेंगे 2 कैंप्स, 2 कैंप्स विल बी कंडक्टेड इन ईच ऑफ दीज विलेजेस, एंड दिस इज टू कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस।
तो इन गांवों को डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस के रूप में कन्वर्ट करना है एंड दिस इज इन ऑब्जर्वेंस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। करंटली अगर हम पीएसओज यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की बात करें तो लगभग 67 पीएसओज आर द एंटिटीज विच आर ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेटअप कर सकती हैं पेमेंट सिस्टम को, ऑपरेट कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम को। और ये सिस्टम बेसिकली इसीलिए है ताकि गांवों में भी इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन हो, फिनेंशियल इंक्लूजन हो, डिजिटल पेमेंट्स में हो, ये सारी चीज़ें उनको समझाने के लिए। अब हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन बेसिकली एम्स एट रीइंफोर्सिंग द ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड फैसिलिटेटिंग द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स इन द डिजिटल फोल्ड। तो वही वाली बात है, इंक्लूजन की बात है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है H3 रॉकेट से संबंधित है। अब H3 रॉकेट रिसेंटली जापान से चला था, जाक्सा आप सबको पता है, जापान स्पेस एरोस्पेस एजेंसी जो है वहाँ से चला था। उसमें एक इंजन फेलियर हो गया ड्यूरिंग द लिफ्ट ऑफ के समय इंजन फेलियर हुआ विच प्रॉम्प्टेड द जाक्सा टू सेंड द सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिग्नल टू दिस, है ना। तो याद रखिएगा H3 रॉकेट अगर आपसे कोई पूछे तो ये अभी रिसेंटली जापानीज एक्सप्लोरेशन एजेंसी से चला था और ये इसमें इंजन फेलियर हो गया था एंड इट वाज कैरिंग ALOS-3 सैटेलाइट, ALOS-3 सैटेलाइट इसमें अंदर थी। ALOS-3 क्या है? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो थी। इट इज़ बेसिकली अ डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मैप मेकिंग सैटेलाइट, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मैप मेकिंग सैटेलाइट एंड इंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंटल सेंसर फॉर डिटेक्टिंग द नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस। इसके अलावा इसमें एक सेंसर था जो कि नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को भी डिटेक्ट कर सकता था, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है चितवन नेशनल पार्क से संबंधित। चितवन नेशनल पार्क आपको पहले तो बता दूं, इट इज़ द फर्स्ट एवर नेशनल पार्क सेटअप इन नेपाल। नेपाल का फर्स्ट एवर नेशनल पार्क है ये। 1973 में स्टैब्लिश किया गया था एज द रॉयल चितवन नेशनल पार्क एंड इट बिकेम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गया 1984 में एंड बहुत बड़ा एरिया, मैसिव एरिया ऑफ 952 स्क्वायर किलोमीटर इज देयर एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल इनर तराई लोलैंड्स ऑफ साउथ सेंट्रल नेपाल। साउथ सेंट्रल नेपाल में लोकेटेड है ये एंड इसके एडजेसेंट एक और नेशनल पार्क है जो कि पारसा नेशनल पार्क है, इस कंटीग्यूस एंड इसके अलावा बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क भी इसके कंटीग्यूस पड़ता है। तो बिहार वाला रीजन, ऑब्वियस बात है, बिहार आपको पता है तराई वाले रीजन के साथ ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चितवन नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ऑफ द इलीगल फिशिंग एंड सैंड माइनिंग विच इज कॉजिंग अ मेजर थ्रेट टू द मगर क्रोकोडाइल ऑफ द राप्ती रिवर दैट फ्लोज अलॉन्ग द चितवन नेशनल पार्क। तो चितवन नेशनल पार्क के अलॉन्ग एक रिवर बहती है जिसका नाम है राप्ती रिवर। वहाँ पे मगर क्रोकोडाइल को थ्रेट है बिकॉज ऑफ द माइनिंग एंड अदर सैंड माइनिंग एंड इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ है रिलेटिविटी स्पेस विच इज़ द स्टार्टअप कंपनी इन कैलिफोर्निया। तो रिलेटिविटी स्पेस नाम की स्टार्टअप कंपनी कैलिफोर्निया की, उसने हिस्ट्री बना दी है विद द लॉन्च ऑफ टेरान-1, TERRAN, टेरान-1 विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है जिसका लॉन्च किया गया। कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी स्टार्टअप है जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस, याद रखिएगा। एंड दिस लॉन्च इज अ पार्ट ऑफ अ मिशन देयर जिसका नाम है गुड लक हैव फन मिशन, GLHF मिशन, गुड लक हैव फन मिशन। एंड टेरान-1 will be the largest 3D printed object to attempt an orbiter flight and इसका वेट है लगभग 9280 किलोग्राम्स, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन, सूसा चिनेंसिस बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम है इसका सूसा चिनेंसिस एंड इट इज़ इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन। इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ हम्प बैक डॉल्फिन दैट लिव्स इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के वहाँ पे पाई जाती है। कॉमनली इसको कई बार चाइनीज़ वाइट डॉल्फिन भी कहा जाता है, चाइनीज़ वाइट डॉल्फिन भी कहा जाता है। एंड कुछ बायोलॉजिस्ट ने ये भी मानते हैं कि इट इज़ अ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन ओशियन हम्प बैक डॉल्फिन, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का DNA टेस्ट किया गया तो इंडियन ओशियन हम्प बैक डॉल्फिन अलग है और ये आपका इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन अलग है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में ये वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये इंक्लूड नहीं की गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर केवल गैंगेटिक डॉल्फिन और स्नबफिन डॉल्फिन ही इंक्लूड किए गए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे H3N2 फ्लू के बारे में मैंशनड है। इट इज़ सीजनल इन्फ्लुएंजा, नॉट एवियन, इट इज़ सीजनल
इन्फ्लुएंजा का सब टाइप H3N2 और 2 लोगों की इसमें मौत भी हुई है. द सिम्टम्स आर वेरी मच सिमिलर विद द कोविड, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, निमोनिया, ये सब सिम्टम्स हैं. एंड अगेन आई थिंक इट इज़ टाइम टू मास्क अप, मास्क लगा के शुरू करिए और इससे भी बचना है आपको, H3N2 से भी, है ना, ये भी कहीं भयावह रूप ना ले ले. पीएम फ्लैग्स अटैक ऑन टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया. तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिले थे ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथोनी अल्बानीज से, जहां पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अटैक्स हो रहे हैं ऑन द टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये रही बात फ्रंट पेज की. आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखने की ज़रूरत है, तो जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू फ्रॉम द न्यूज़पेपर एनालिसिस. आगे देखते हैं. नागालैंड सिविक बॉडी पोल्स टू हैव 33% कोटा फॉर वुमेन. तो यहाँ पे नागालैंड में आप सबको पता है भी रिसेंटली हमने देखा कि फर्स्ट वुमेन वो भी सेलेक्ट हुई थी. इसके अलावा उन्होंने अब नागालैंड में एक और नई हिस्टोरिक चीज़ हो रही है कि वहाँ पे नाउ द सिविक पोल्स विल इंक्लूड 33% रिजर्वेशन इन द अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड ऑल. अब देखो हुआ क्या था कि 2017 में भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था 33% रिजर्वेशन के साथ, विमेन रिजर्वेशन के साथ इलेक्शन करने का, बट दैट ट्रिगर्ड अ बैकलैश दैट टाइम. प्रोटेस्टर्स वर देयर एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स काफ़ी ब्लेज कर दी थी, है ना. तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं. नाउ अगेन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड उसके साथ वो इलेक्शन करने की तैयारी. तो लेट्स सी क्या होता है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. So you can move ahead. This also is not very important news. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं. पहला एडिटोरियल है बिलेटेड बट एसेंशियल. अब यहाँ पर बात चल रही है रिसेंटली, कल आपको पता है कि जो वर्चुअल एसेट्स हैं या वर्चुअल करेंसीज हैं या क्रिप्टो करेंसीज जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, तो उनके सभी ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व कर लिया गया है इन द PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत. उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी और देखा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना. तो नाउ ऑथर इज सेइंग दैट इट दो इट केम लेट, ये थोड़ा लेट आया इंडिया में रेगुलेशन, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखें रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी brokerchooser.com की. उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इंडिया के पास जो है इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स. इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स. लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो ओनर्स हैं इंडिया में. एंड मोर देन 3-fold ऑफ द, इट इज़ नियरली 3 times द नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स इन USA. तो यूएसए के क्रिप्टो ओनर से 3 गुना ज़्यादा नंबर्स हैं आपको देखने को मिलेगा. तो वर्चुअल करेंसी में तो नंबर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक अमाउंट है जो कि यूज़ होता है. अब ऑथर ने आ गया कि ये जो डिसीजन है टू मैंडेटरली ब्रिंग ऑल द ट्रेड इन द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अंडर द PMLA, इट लेज अ ओनस ऑफ असर्टेनिंग द प्रोवेनेंस ऑफ ऑल एक्टिविटी इंक्लूडिंग सेफ कीपिंग इन सच एसेट्स अपॉन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस पार्टिसिपेटिंग इन द फैसिलिटेटिंग दिस ट्रांजेक्शन. तो इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जैसे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इन सब के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. उनको भी देखना है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा जो मलिशियस है कि नहीं है. अभी तक क्या है, बिना किसी रेगुलेशन के वो सब काम कर रहे हैं. नाउ इट इज़ कमिंग अंडर रेगुलेशन. ऑलरेडी आपको पता है कि 30% का टैक्सेशन भी लगाया गया था लास्ट बजट में. इस बार अब अभी जैसे इस बार उनको PMLA के अंदर डाल दिया गया है. जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. इसके अलावा ऑलरेडी एक मनी लॉन्ड्रिंग से रोकने के लिए संस्था है जिसको हम FATF बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 1989 में बनी थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7. तो ये ऑलरेडी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है. 2 काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने का काम करती है. तो यहाँ से ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये देखेंगे कहीं कुछ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है ना. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है प्रेसिडेंसी G20 की, एंड इंडिया हैज़ रिपीटेडली स्ट्रेस द नीड for a global coordinated regulatory response to deal with the crypto assets. तो इंडिया ने कई बार ये कहा है कि हमको एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी रिस्पांस चाहिए इन ऑर्डर टू डील विद द क्रिप्टो असेट्स. एंड सेंटर का डिसीजन जो कि PMLA मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत इसको ऐड करेगा, ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी है. नाउ दिस इज द थिंग विच इज़ देयर. दूसरा जो आर्टिकल है वो है मूवमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे बात चल रही है ऑकस की. ऑकस आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, UK और US की ग्रुपिंग है ना. और इस ग्रुपिंग के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया जो है उसको एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट जो है वो ऑपरेट कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया विद द हेल्प ऑफ USA की मदद से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट एक्ट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ USA.
Now the main issue for Australia is that many of its regional partners are opposing to this. इस एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे रीजनल पार्टनर्स जो है वो अपोज कर, जैसे इंडोनेशिया ने अपोज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भैया ये हमारे इतने करीब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लेकर के आ जाओगे, ये गलत है। दूसरा जैसे यूएसए है, यूएसए ने भी अपोज किया है। यूएसए ने, सॉरी नॉट यूएसए, इंडिया ने अपोज किया है। इंडिया ने अपोज किया है, ये भी पार्टनर है। इंडिया ने कहा है कि भाई हमारी बिल्कुल कंटिग्यूस जोन में आप ला लोगे इतने ज़्यादा, और ये भी एक इशू है। तो इंडिया है और इंडोनेशिया, सबके अपने अपने रिजर्वेशन है विच आर देयर। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि अपने पार्टनर्स को समझाया है कि ऑकस का मतलब ये नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन लेकर के आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हाँ, उनके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि अगर वो न्यूक्लियर मैरीटाइम प्रपल्शन लाना चाहते हैं तो वो उनके पास आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑथर ने यहाँ पे समझाई है। नाउ ऑथर ने यहाँ ये कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि एक एक करके उन्होंने बताए। पहला है, ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स होप विल बी द चूजन पाथवे इज फॉर द यूएस टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। तो अब इनका ये मन होगा कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन दी जाएगी। ठीक है ना। कैनबरा को बहुत पसंद आएगा ये चीज़, लेकिन यूएस पॉलिसी मेकर्स भी इसके अगेंस्ट सेप्टिकल हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूएस जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दें। टॉप यूएस सेनेटर्स जो हैं उन्होंने जो बाइडन को लिख करके कहा है कि इस तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को ना सेल किए जाए। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इज़ फॉर द यूके टू एक्सपैंड इट्स एस्ट्यूट क्लास प्रोग्राम टू ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो ऑप्शन है वो यूके के पास है कि वो अपने एस्ट्यूट क्लास प्रोग्राम, जो वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम है एस्ट्यूट क्लास प्रोग्राम, वो ऑस्ट्रेलिया को कैपेबिलिटी दे। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। यूके इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स ड्रेडनॉट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम वाइल डिजाइनिंग द एस्ट्यूट क्लास रिप्लेसमेंट इन अ सीक्वेंशियल बिल्ड प्रोसेस, है ना। अब एस्ट्यूट क्लास का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी वहाँ पे कर रहा है यूके, तो उसके रिप्लेसमेंट में जो बना रहा है वो तो अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे ये एक कैच है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो है द ट्राइलेटरल एफर्ट टू डेवलप अ न्यू न्यूक्लियर सबमरीन डिज़ाइन। कैनबरा क्या कर सकता है, इट कैन अनाउंस अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द modified version of a submersible ship nuclear replacement program, है ना। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इसको अनाउंस कर सकता है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया ऑप्शंस आर देयर। इंडिया के लिए ऑथर ने कहा कि इंडिया के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी इस तरीके से कोई भी चीज़ गैदर करने में, क्योंकि इंडिया जो है वो एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। तो दिस इज व्हाट द ऑस्ट्रेलिया ऑथर सेज। एक और यहाँ पे टर्म आया था हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इज एनीथिंग दैट इज एनरिच्ड अबव 20%। 20% से ज़्यादा अगर आपको यूरेनियम 235 है तो वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। और वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए 90% से ज़्यादा यूरेनियम 235 होना चाहिए। 90% से ज़्यादा यूरेनियम 235 अगर है तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। चाइनाज मैसिव हैनान बेट। अब यहाँ पे ऑथर ने बात किया कि जी जिनपिंग का थर्ड टर्म शुरू हो रहा है एज द प्रेसिडेंट। आपको पता नहीं चाहिए कि 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब कि एक डिकेड से ज़्यादा बीत चुका है। नाउ द थर्ड टर्म ऑफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज़ ऑफिशियली बिगैन। अब यहाँ पे इसमें ऑथर ने बताया कि एक तरफ डेंग जियोपिंग जब 1992 में डेंग जियोपिंग ने स्टार्ट किया था तब उसने शेंजन से स्टार्ट किया था, जो डेवलपमेंट और ये सब चीज़ के शेंजन एरिया से स्टार्ट किया था। एंड अब यहाँ पे हैनान जो प्रोविंस है, हैनान से स्टार्ट कर रहे हैं जी जिनपिंग। तो एक्चुअली जी जिनपिंग ने और साउथ में जाकर के हैनान प्रोविंस में गए, वहाँ उन्होंने कहा कि नाउ वी नीड टू एक्सेलरेट अ प्लान टू बिल्ड व्हाट इज बीइंग बिल्ड एज चाइनाज फर्स्ट फ्री ट्रेड पोर्ट। तो चाइना का पहला फ्री ट्रेड पोर्ट भी बनाया जाएगा हैनान में, और यहाँ से उन्होंने दोबारा से इकोनॉमिक रिसर्जेंस की कोशिश शुरू की है। तो दैट इज़ व्हाट द हैनान बेट इज़, हैनान प्रोविंस के वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि 1992 में जब इन्होंने डेंग जियोपिंग ने किया था वहाँ पे शेंजन से, तो वहाँ पे ये हुआ था कि 1989 में टियानमेन स्क्वायर का मैसेकर हुआ था। और यहाँ पे 2023 में जब ये स्टार्ट हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे कोविड और ये सारी चीज़ें, ज़ीरो कोविड पॉलिसी और ये सब ऑलरेडी चल चुका है, जो कि एक तरीके से ऑलरेडी ड्रॉबैक है।
तो ये यहाँ पे सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। आगे मूव करते हैं, इंडिया एंड यूएस टू लॉन्च अ सेमी कंडक्टर सब कमिटी। अब अभी आप सबको पता होगा कि इंडिया और यूएसए ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था फॉर क्रिएटिंग अ सेमी कंडक्टर हब, है ना, एक सेमी कंडक्टर हब बनने के लिए किया था ये। अब उसी के मतलब अनुक्रम में, उसी के कंटिन्यूएशन में एक सेमी कंडक्टर सब कमिटी बनाई जाएगी अंडर द कमर्शियल डायलॉग बिटवीन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक सेमीकंडक्टर सब कमेटी बनाई जाएगी जो कि बेसिकली इसको और आगे बढ़ाएगी, इस प्लान को ऑफ लॉन्चिंग दिस थिंग, है ना। इसके अलावा ICET के लॉन्च को भी वेलकम किया गया है। व्हाट इज़ दिस ICET, मैं आपको बता दूं, इंडिया और यूएस का एक इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, इट इज़ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET, याद रखिएगा। ICET क्या है? इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये ब्रॉडन करेगा स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी तारीफ की गई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे काऊ शेल्टर्स को हेल्प करने की बात की गई है नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी। रिसेंटली नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ गौशालाज। तो गौशाला की अगर आप मदद करेंगे तो गौशाला से जो मिलता है आपको काउडंग, उसका यूज़ किया जा सकता है फॉर क्रिएटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, उसको डेवलप करने की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 48 के बारे में मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 48 आप सबको पता है कि स्टेट्स दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द कैटल ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्व्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। तो ये आर्टिकल 48 ऑलरेडी मेंशन करता है, DPSP के अंतर्गत आता है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। US closes down Silicon Valley Bank, the biggest bank failure since 2008 क्राइसिस। 2008 में जो क्राइसिस थी इसको बोलते हैं लेहमैन क्राइसिस। आप सबको पता होगा कि लेहमैन क्राइसिस बोलते हैं। उसके बाद की बिगेस्ट बैंक फेलियर हुआ है फिर से USA में, और यह है सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर, ठीक है ना। The US regulators, they have shut down the Silicon Valley Bank on Friday in a spectacular move that sent global banking shares into turmoil, and जो market site fretted over the possible contagion from the biggest banking failure since 2008। तो 2008 के बाद का biggest banking failure है ये, and US authorities swooped in and seized the assets of SVB। जो US authorities हैं उन्होंने आपका जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके एसेट्स को सीज भी कर लिया। एंड ये बहुत पुराना बैंक है, ऐसा नहीं कि नया बैंक है। जो सिलिकॉन वैली बैंक है 1983 में बना था, कैलिफोर्निया बेस्ड है ये, और ये फोकस करता है सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करता है, वेंचर कैपिटल देता है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो काफ़ी ज़्यादा इसने बॉन्ड्स में इन सब में इन्वेस्ट किया हुआ था और वो सारे वहाँ पे फेल हो गए। अभी रिसेंटली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया बैंक ने तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।